प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 12 नवंबर को देश के सभी राज्यों में एनएएस की परीक्षा का आयोजन होना प्रस्तावित है। एनएएस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जिसको बोला जाता है। इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धता की जानकारी और गुणवत्ता की जानकारी लेने हेतु ये इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। मित्रों, एनएएस परीक्षा में कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों से इस वर्ष ये परीक्षा होनी है, जिसमें मुख्य विषयों को सम्मिलित किया जाता है। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र का। ये हमारा हिंदी का क्लास 5 का प्रैक्टिस पेपर है, जिससे कि हमें आने वाली 12 नवंबर को जो परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र को हल करने में कुछ सहायता मिलेगी। एनएएस परीक्षा की तैयारी कक्षा 5 हिंदी का हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 5 हिंदी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक विज्ञापन दिया हुआ है। मित्रों, आप इस विज्ञापन को भलीभांति देख लीजिए। यहाँ पर एक पुस्तक मेले का विज्ञापन दिया हुआ है। यह पुस्तक मेला है आनंद पुस्तक मेला, जिसमें कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक ये मेला लगा हुआ है, जिसमें पुस्तकें स्थान एक है और पुस्तकें अनेक हैं। किफ़ायती दाम है, सभी पुस्तकें आधे दाम पर यहाँ पर उपलब्ध यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर विज्ञापन में कुछ अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर दिया गया है। तो यह एक पुस्तक मेले का विज्ञापन है, जिसमें इस विज्ञापन को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको देने होते हैं। तो हमने विज्ञापन देखा। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि उपर्युक्त विज्ञापन किससे संबंधित है। सबसे पहले तो ये बताना है कि ये विज्ञापन किससे संबंधित है। पेंसिल से संबंधित है, पेन से संबंधित है, बस्ते से संबंधित है या किताबों से संबंधित है। तो मित्रों, ये पुस्तक मेला है तो ये किताबों से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, किताबों से। हमारा अगला प्रश्न है, मेला कितने समय के लिए लगा है। तो जैसा कि अभी हमने विज्ञापन में देखा कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक ये मेला लगा है, तो कुल 3 महीने के लिए यह मेला लगा है। तो हमारा उत्तर ग सही होगा, 3 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, 10 रुपये वाली पुस्तक कितने रुपये में मिलेगी। तो अभी हमने विज्ञापन में देखा कि आधे दाम पर पुस्तकें मिल रही हैं, तो 10 रुपये वाली पुस्तक 5 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ पर जो ख है वो है 5 रुपये, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है, अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर एक फ़ोन नंबर दिया है, तो हम फ़ोन करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, फ़ोन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन करेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है, मंच एक पुस्तकें अनेक, वहाँ पर लिखा है, क्यों लिखा होगा ये। पुस्तकें ज़्यादा होंगी, एक ही जगह पर कई प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी, या अलग अलग जगह पर पुस्तकें लेने जाना पड़ेगा, या पुस्तकें कम होने पर घर भिजवाई जाएंगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख, एक ही जगह पर कई प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी, इसलिए वहां पर लिखा है मंच एक पुस्तकें अनेक। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। नीचे दिए हैं पुस्तक, उन्होंने, मेला, रंगीन और आकर्षक। तो मित्रों, जो विशेषण होता है वो विशेषता बताता है। तो यह पुस्तकों की जो विशेषता है वो रंगीन और आकर्षक है, तो हमारा उत्तर यही सही होगा।
अगले प्रश्न के लिए हमारे पास मित्रों एक चित्र दिया गया है। ये चित्र है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये दीपावली का चित्र है। यहाँ पर दिए जा रहे हैं और पटाखे चल रहे हैं, रॉकेट उड़ रहा है। तो दिवाली का ये अनार भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर दीपावली का एक चित्र है। अब इस चित्र को आपको देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दीपावली कैसा त्यौहार है? दीपावली रंगों का त्यौहार है, फसलों का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है या किसानों का त्यौहार है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है, दीपावली दीपों का त्यौहार है। ग, दीपों का त्यौहार। अगला प्रश्न है, दीपक को पटाखे जलाने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि? क्यों बरतनी चाहिए? पटाखों से हमें कोई खतरा नहीं है। ख, पटाखे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ग, पटाखे आवाज़ करते हैं। और घ, पटाखे हमें और हमारे परिवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर यही चौथा वाला है, पटाखे हमें और हमारे परिवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, दीपा अल्पना बना रही है क्योंकि उसे वह बनाना बहुत पसंद है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है। अब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? क है रही है क्योंकि, ख उसे वह, ग दीपा अल्पना और घ बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों, वो सही उत्तर है ख उसे वह। इसका जो सर्वनाम है वो होगा उसे वह। हमारा अगला प्रश्न है, रात को चारों ओर अंधकार छा जाता है जबकि दीपावली के दिन घर दीपों से हो जाता है। इसमें खाली स्थान यहाँ दिया है, इस खाली स्थान में हमें कुछ भरना है। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो यहाँ पर बताना है। चमचमाता, अंधकारमय, प्रकाशमय या जगमगाहट। तो मित्रों यहाँ पर जो शब्द आएगा वो है प्रकाशमय। घर दीपों से प्रकाशमय हो जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, दीपा और राजू भाई बहन हैं। वह मिल जुल कर घर के काम करते हैं। दोनों ने पटाखे खरीदे। रेखांकित शब्द है। अब इसमें रेखांकित शब्द दिया नहीं है, आप इसको वह को मान लीजिए, ये रेखांकित शब्द है। तो इसका सही उत्तर इनमें से बताना है। क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग क्रिया और घ विशेषण। इसमें से वह क्या होगा? वो आपका हो जाएगा सर्वनाम। तो ख इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, सीमा और मीना जा रहे साथ साथ बाजार हैं। शब्दों से बना शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मित्रों ये शब्द दिए हैं, इनसे मिला करके एक वाक्य तैयार करना है एक लाइन में। तो पहला है, सीमा और मीना जा रहे बाजार साथ साथ। साथ साथ मीना सीमा आ रहे हैं बाजार। बाजार जा रहे हैं बाजार मीना और सीमा साथ साथ। और सीमा और मीना साथ साथ बाजार जा रहे हैं। तो मित्रों ये चौथा वाला इसमें सही हो जाएगा। सीमा और मीना साथ साथ बाजार जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अनीता कक्षा में प्रथम आने से प्रसन्न थी जबकि सुनीता अनुत्तीर्ण होने से थी। रिक्त स्थान में क्या आएगा वो बताना है। अप्रसन्न थी, अपमानित थी, असहज थी, आक्रामक थी। तो ये अप्रसन्न थी, ये इसका सही उत्तर क वाला हो जाएगा, अप्रसन्न थी। अगला हमारा प्रश्न है, सेनानी हमारे देश के रक्षक हैं क्योंकि। अब यहाँ पर खाली स्थान पर भरना है कि क्यों हमारे जो सेनानी है वो हमारे
रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं। तो यहाँ पर क है वे हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं, ख है वे हमारे देश की रक्षा करते हैं, ग है वे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और अगला है वे बहादुर होते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है वे हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बे और बस शब्द जोड़कर बना है बेबस। इसी प्रकार से बे शब्द जोड़कर कौन से शब्द बनेंगे? तो बे शब्द से जो शब्द हैं वो है हमारा चौथा उत्तर सही होगा, घ, बेताब, बेकार, बेचारा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है आग बबूला होना का अर्थ है बेकाबू होना, बहुत अधिक गुस्सा आना, प्रसन्न होना, नाराज होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ख, बहुत अधिक गुस्सा आना। अब हमारे पास एक गद्यांश है, उस गद्यांश को हमने पढ़ना है और उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निर्देश यहाँ दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास गद्यांश है, प्लास्टिक जिसे मानव एक वरदान की तरह समझता है, दरअसल वही प्लास्टिक मानव जीवन में लगातार जहर घोल रही है। सस्ता और सिंगल यूज के कारण मानव सुबह से शाम तक प्लास्टिक का उपयोग करता है तथा उपयोग के बाद फेंक देता है, जो वायु, जल, मिट्टी, जंतुओं, समुद्री जंतुओं आदि के स्वास्थ्य पर जहर की भांति प्रभाव डालता है। प्लास्टिक का निर्माण विषैले रसायनों से किया जाता है तथा प्लास्टिक को नष्ट होने में कम से कम 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक जलाने पर वायु प्रदूषण, जल में फेंकने पर जल प्रदूषण, मिट्टी के अंदर दबाने पर मृदा प्रदूषण आदि को प्रभाव होते हैं। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सिंगल यूज, जिसे यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, को प्रतिबंधित कर दिया। अतः हम सबका भी कर्तव्य है कि मानव जाति तथा जीव जंतुओं के कल्याण के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने में अपना योगदान दें। अब ये हमने गद्यांश पढ़ दिया। अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम देखेंगे। हमारा इसमें इस गद्यांश का पहला जो प्रश्न है वो है, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक किसे बोलते हैं। पहला इसमें है जिसे बार बार उपयोग में लाया जाता है, ख है जिसे सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाया जाता है, ग है जिससे बर्तन आदि बनाए जाते हैं, और घ है जिससे गाड़ियों के टायर बनते हैं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ख, जिसे सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाया जाता है, उसे सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। अब आ गया प्रश्न संख्या 2, प्लास्टिक वातावरण के लिए है। और यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान में शब्द भरना है। उपयोगी है, अनुपयोगी है, हानिकारक है या लाभदायक है। तो प्लास्टिक वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसका ग उत्तर हो जाएगा, बहुत हानिकारक। प्रश्न संख्या 3, प्लास्टिक को नष्ट करने पर निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण होते हैं प्लास्टिक को नष्ट करने पर निम्नलिखित में से कौन से? उपर्युक्त सभी जो है वो प्रदूषण होते हैं प्लास्टिक से। प्रश्न संख्या 4, प्लास्टिक का उपयोग कम किया जा सकता है कपड़े के थैले के प्रयोग करके, प्लास्टिक के डिब्बों का प्रयोग करके, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके, या प्लास्टिक की बर्तनों का उपयोग करके। तो प्लास्टिक का उपयोग कम किया जा सकता है, कपड़े के थैले का प्रयोग किया जाए,
तो ये कम हो सकता है। का उत्तर को हम मान लेते हैं कि कपड़े के थैले का प्रयोग करके हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का निर्णय सरकार द्वारा कब लिया गया? तो अभी बताया कि महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को ये निर्णय लिया गया। तो ये हो जाएगा घ 2/10/2019 को। अगले प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से तात्पर्य है प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक का बुरा प्रभाव, प्लास्टिक का अच्छा प्रयोग और प्लास्टिक का महत्व। तो दुष्प्रभाव बुरा प्रभाव होता है, तो इसका ख हो जाएगा प्लास्टिक का बुरा प्रभाव। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं? कौन दे सकते हैं? मनुष्य ही सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है, तो इसका क उत्तर हो जाएगा मनुष्य। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का निर्णय क्यों लिया गया होगा? क्या कारण रहे होंगे? क, इसके बहुत अधिक चलन को देखकर, ख, सस्ती होने के कारण, ग, इसके दुष्प्रभावों को देखकर और घ, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, इसके दुष्प्रभावों को देखकर। अब हमारे पास एक और गद्यांश है, उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी देश का भविष्य व देश की प्रगति उस देश के युवाओं पर निर्भर होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले जाए तो उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। देश के युवा वर्ग को जिंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। वह नशे को अपनी शान समझते हैं। वह शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। नशे का दुष्प्रभाव उनके पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। इससे परिवार में सुख शांति एवं समाज में प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। नशे की लत उसे चोरी करने पर मजबूर कर देती है। इतना ही नहीं, एक दिन इसके कारण अनेक युवाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अब हमने ये गद्यांश पढ़ा, इस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम यहाँ पर जानेंगे। नशे के लत के कारण हमारे देश का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। आपके अनुसार इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? बुजुर्गों पर, युवा पीढ़ी पर, प्रशासन पर या सरकार पर? तो इसका जो सबसे ज़्यादा असर होता है हमारी युवा पीढ़ी पर, इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। तो हमारा ख वाला उत्तर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति कैसी होती है? सामाजिक होती है, परंपरावादी होती है, आपराधिक होती है, धार्मिक होती है? जो मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो प्रवृत्ति उनकी आपराधिक होती है। तो इसका ग उत्तर हो जाएगा आपराधिक। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिष्ठा का जो शब्द का अर्थ है वो है सम्मान। का इसका उत्तर हो जाएगा। 19वां जो हमारा प्रश्न है, आपकी राय में नशा करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो नशा करने वाले व्यक्ति से सभी कतराते हैं, उससे कन्नी काट लेते हैं या उसे दूरी बना लेते हैं। तो घ, कतराना। 20वां जो प्रश्न है, आप नशे की रोकथाम के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? तो हम कैसे योगदान दे सकते हैं? हम नशा मुक्ति का हेतु प्रचार प्रसार करें और इससे हम अपना योगदान दे सकते हैं। अब एक और गद्यांश हमारे पास आया, उसको भी हमने पढ़ लेंगे।
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है हमारे पास। एक दिन एक शिकारी अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करने जंगल में गया। उसे एक हिरणी दिखी जो वह उसे मारने दौड़ा। हिरणी प्राण रक्षा के लिए दौड़ती जा रही थी और शिकारी भी पूरी रफ्तार से के साथ उसके पीछे भाग रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी मिला। शिकारी ने उसे देख अत्यंत क्रोध से पूछा, हे बूढ़े, सच सच बताना, क्या इधर से कोई हिरनी जाती हुई दिखी है? मैं उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे मारकर मैं अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। तपस्वी ने कहा, जिस आंख ने देखा है वह बोल नहीं सकती, और जो मुख बोल सकता है उसने कुछ देखा ही नहीं। यह सुनकर शिकारी सोच में पड़ गया। उसका क्रोध जाता रहा। तब तपस्वी ने उसे समझाते हुए कहा, बुद्धिपूर्वक कर्म करने से दूसरे के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। मैंने बुद्धिपूर्वक उत्तर देकर सत्य का पथ भी नहीं छोड़ा और हिरनी की जान भी बचाई। तुम भी बुद्धि का प्रयोग कर अपने परिवार का भरण पोषण करो, हिंसा का रास्ता त्याग दो। शिकारी ने ऐसा ही करने का वचन दिया। देखो मित्रों, इसमें कुछ बहुत सारी मात्राएं, शब्द कुछ गलत लिखे हैं। मैं इसको सही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उस पर ध्यान ना दें कि उसमें कितनी मात्राएं गलत हैं। पहला प्रश्न है, हिरनी क्यों दौड़ती जा रही थी? तो हिरनी तो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ती हुई जा रही थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, प्राण रक्षा के लिए दौड़ती हुई जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, शिकारी हिरनी को क्यों मारना चाहता था? अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए मारना चाहता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए मारना चाहता था। अगला प्रश्न है, तपस्वी ने हिरनी की जान कैसे बचाई? बुद्धि का प्रयोग करके, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि का प्रयोग करके। घ वाला उत्तर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है, शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आती, बुद्धि बड़ी होती है। शरीर शक्तिशाली होने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे पास एक कविता है, कविता को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम कविता को पढ़ लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमने कविता पढ़ी। अब इसमें प्रश्न है, कभी हार किसकी नहीं होती? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ग हो जाएगा कोशिश करने वालों की, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मोती कहाँ मिलते हैं? मोती गहरे पानी में मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गहरे पानी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए? संघर्ष करने वालों को, आराम करने वालों को, पानी पीने वालों को, मुझे नहीं पता। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों, वो है संघर्ष करने वालों को मैदान छोड़कर
नहीं भागना चाहिए, तो क वाला इसका उत्तर सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम में सर्वनाम शब्द है मैदान, संघर्ष, मत, तुम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घ, तुम। अगला हमारा प्रश्न है, दीवारों पर बार बार कौन फिसलता है? नौका, चींटी, गोताखोर, मोती। तो इसका जो सही उत्तर है ख, चींटी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, इस कविता में सिंधु का क्या अर्थ है? तो सिंधु का अर्थ नदी है, तालाब है, दलदल है, समुद्र है। तो इसका मित्रों जो सही उत्तर है घ, समुद्र। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 7, गोताखोर की हिम्मत कब बढ़ती है? जब वो पानी में रहता है, डुबकी लगाते समय, जब वो खाली वापस आता है, जब वो मोती को देखता है। तो गोताखोर की हिम्मत बढ़ती है जब वो खाली वापस आता है, तो उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सफलता का विलोम शब्द क्या है? तो सफलता का विलोम शब्द है असफलता, ये इसका उत्तर हो जाएगा असफलता। अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। उपर्युक्त पंक्ति में हम चींटी से क्या सीखते हैं? तो चींटी से हम सीखते हैं हिम्मत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, हिम्मत करना। अगला प्रश्न है, आसमान में बिजली बहुत तेज चमक रही है। इस वाक्य में बहुत तेज क्या है? बहुत तेज आसमान में बिजली की विशेषता को बता रहा है, तो बहुत तेज हो जाएगा विशेषण। घ वाला चौथा जो है इसका सही उत्तर होगा विशेषण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही निर्णय इसका उत्तर होगा, पहला ही इसका सही उत्तर होगा क, सही निर्णय। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो घर का पर्यायवाची, ये भवन भी घर का पर्यायवाची, सदन भी घर का पर्यायवाची है और आलय भी घर का पर्यायवाची है। ये दुकान जो शब्द है ये घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? गंदा, स्वच्छ, रोशनी या सुगम। तो दूषित का जो विलोम अर्थात उल्टा जो शब्द होगा वो होता है स्वच्छ, क्योंकि दूषित का जो अर्थ होता है वो होता है साफ और गंदा। दूषित का जो शब्द का अर्थ हुआ वो है गंदा, और उसका साफ जो है अर्थ होगा, तो साफ का अर्थ हुआ यहाँ पे स्वच्छ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, राकेश जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है। तो इनमें से कौन सा शब्द सही होगा? राके प्लस स, राक प्लस ईश, राका प्लस इस और राका प्लस ईश। तो इसमें से कौन सा सही है? तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है घ, राका प्लस ईश। अगला प्रश्न है, दशानन का समास विग्रह क्या होगा? दस 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 आनन, 10 मुंह है जिसके, 10 आनन है जिसके, उसे दशानन रावण बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है 10 आनन है जिसके, ग वाला इसका सही उत्तर होगा। अब हमारे पास एक और गद्यांश है, उसको हम पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्राचीन समय की बात है, एक वैद्य जी जड़ी बूटियां सुखाकर औषधि बनाते थे। उनके घर के आंगन में तरह तरह की जड़ी बूटियां सूखती रहती थीं। एक दिन एक बंदर उनके आंगन में आया। उसने वहां सूखती हुई कुछ लकड़ियां देखी। उसे लगा यह सब कोई खाने की वस्तु है। उसने एक लकड़ी उठाई और चबाने लगा। यह तो तीखी निकली। उसने वह लकड़ी फेंक दी। झट से दूसरी लकड़ी उठाई, वह भी हल्की तीखी थी। वैद्य जी आए। उन्होंने बंदर को ऐसा करते देखकर कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर ने कहा, अदरक? यह अदरक था? वैद्य जी ने कहा, हाँ, सूखे हुए अदरक को पीसकर खांसी की औषधि बनती है।
अब दिए हुए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, वैद्य जी क्या बनाते थे? तो वैद्य जी औषधि बनाते थे, दवाई बनाते थे, तो ख वाला उत्तर हो जाएगा औषधि। अगला प्रश्न है, बंदर जिस लकड़ी को चबाने लगा वह लकड़ी थी, वह लकड़ी सूखा व अदरक थी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो सूखा अदरक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बंदर किसका स्वाद नहीं जानता था? तो बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता था। ग इसका उत्तर हो जाएगा अदरक का। अगला प्रश्न है, लकड़ी स्वाद में कैसी थी? लकड़ी स्वाद में तीखी थी। ख वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या पीसकर खांसी की औषधि बनती है? तो सूखे हुए अदरक को पीसकर क्या बनती है? खांसी की औषधि बनती है। तो सूखा अदरक इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब एक गद्यांश और हमारे पास है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपदा अर्थात विपत्तियां जो मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। आपदा दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, अकाल, सूखा, तूफान। और मानव जनित आपदा वो हो जाएंगी आतंकवाद, दंगे, महामारी आदि। उत्तराखंड हमेशा से प्राकृतिक आपदा के लिए संवेदी क्षेत्र माना जाता है। अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप ने तबाही मचाई थी। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 आंकी गई थी। जून 2013 में केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय हुई थी, जिससे भारी जनधन की हानि हुई थी। बार बार होने वाली आपदाओं ने यह साबित किया कि मानव प्रकृति के आगे बहुत छोटा है। अब इस गद्यांश पर हमारे पास प्रश्न हैं, उनके हम उत्तर यहाँ पर देंगे। उत्तराखंड की कौन सी जगह जून 2013 में बाढ़ से प्रभावित हुई थी? चमोली, केदारनाथ, पौड़ी, चंपावत। तो इसका जो सही उत्तर जो हमारे गद्यांश से मिला है वो है ख, केदारनाथ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप। का हो जाएगा भूकंप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा है? तो इनमें से मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है, ये सभी के सभी मानव जनित आपदाएं हैं। तो घ वाला इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें से आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरकाशी में भूकंप द्वारा किस वर्ष में तबाही मचाई गई थी? तो वो हो गया सन 1991 में। का वाला इसका सही उत्तर होगा। अब फिर हमारे पास एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूढ़े बाबा की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा रहता था। बूढ़े के सिर के बाल चांदी की तरह चमकीले और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी। बूढ़े के कंधे पर एक गमछा हमेशा पड़ा रहता था। बूढ़ा उससे कई काम कर लेता था और थक जाने पर कहीं भी कुछ आता और लेट जाता था। बूढ़ा गांव वालों के मवेशियों को जंगल में चराने के लिए जाया करता था। बदले में गांव वाले उसे खाना खिला देते थे। खाली समय में वह गांव के ऊपर वाली पहाड़ी पर चला जाता था। वहां आसपास की पहाड़ियां, जंगलों, नीले आसमान और उड़ते हुए सफ़ेद बादलों को देखता बूढ़ा हमेशा प्रसन्न रहता था और अपनी धुन में गीत गाता रहता था। अभी हमने गद्यांश पढ़ा, अब इस पर प्रश्न के उत्तर हम जानेंगे। मित्रों, ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे तो आपको सभी
प्रश्नों के उत्तर हल करने आ जाएंगे और आप एनएएस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। खाली समय में बूढ़ा कहाँ चला जाता था? तो इसका सही जो उत्तर है वो ऊपर वाली पहाड़ी में चला जाता था खाली समय में। अगला हमारा प्रश्न है, बूढ़े की दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, निम्न में से सफ़ेद और क्या हो सकता है? क दूध, ख चूना और ग और ख दोनों, घ पेड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क और ख दोनों सफ़ेद हो सकते हैं। दूध और चूना दोनों सफ़ेद हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बूढ़ा गांव वालों के मवेशियों को जंगल में ले जाया करता था। इस वाक्य में मवेशियों से का क्या अर्थ है? मवेशी किसको बोलते हैं? आदमियों को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, औरतों को बोलते हैं, जानवरों को बोलते हैं? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है घ, जानवरों को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़ा शब्द का उल्टा क्या है? बच्चा, जवान, औरत, आदमी। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है ख, जवान। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में खाली स्थान भरो। बूढ़ा अपनी धुन में गाता रहता था। क्या गाता रहता था? कविता गाता था, गीत गाता था, गजल गाता था या भजन गाता था? तो उसका जो सही उत्तर है वो ख है, गीत गाता था। तो मित्रों इस प्रकार से हमने काफ़ी प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। कक्षा 5 के जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो होना है 12 नवंबर को, कक्षा 5 हिंदी के प्रैक्टिस पेपर को हमने यहाँ पर हल करा। तो आप भी सभी इस प्रैक्टिस पेपर की जब हल कराएंगे तो सभी बच्चों को इसका लाभ होगा और बच्चे एनएएस की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों की सहायता करने हेतु मेरा यह छोटा सा प्रयास है। मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि एनएएस की तैयारी हेतु मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी खुश रहें।